हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और क्लास 12 का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जीन थेरेपी क्या है और किस तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो पहले हम फटाफट से लिख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बेसिकली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से यहाँ पर मतलब क्या है, जब भी हमें किसी तरीके की कोई सिम्टम्स अपने शरीर में नजर आते हैं तो हम लोग फटाफट से जाते हैं, कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीरम टेस्ट करवाते हैं या फिर यूरिन टेस्ट करवाते हैं। तो ये जितने भी टेस्ट के नाम मैंने अभी भी आपके सामने लिए हैं, दीज ऑल आर कन्वेंशनल मेथड्स। ये सब क्या है? ये सब कन्वेंशनल मेथड्स है किसी भी बीमारी को, किसी भी डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए, है ना। क्या क्या आता है कन्वेंशनल मेथड्स में? मैंने अभी आपको बोला था यूरिन टेस्ट, सीरम टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो इन सभी टेस्ट के रिजल्ट, इन सभी टेस्ट के जो रिजल्ट हमें मिलते हैं, हालांकि वो 1 या 2 दिन लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें आपको अभी करंट सिचुएशन के बारे में ही पता चलेगा। लेकिन अगर रिसेंटली 1 दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही किसी पैथोजन की एंट्री आपकी बॉडी में हुई है तो उसको ये टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्वेंशनल मेथड्स का हम यूज कर रहे हैं वो तभी प्रॉपर तरीके से रिजल्ट्स आपको देंगे जब किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन का जो नंबर है, जो क्वांटिटी है, वो आपकी बॉडी में काफी ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे शरीर में कोई दिक्कतें नहीं आती, किसी तरीके के सिम्टम्स नहीं दिखते, हम वो टेस्ट करवाते ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर जिस समय आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, वो हो सकता है इतना समय हो चुका है पैथोजन को आपकी बॉडी में कि उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो ही आप वो टेस्ट करवाते हो, तो ही आपको पता चल पाएगा कि हाँ भाई हमको ये प्रॉब्लम है या ये डिसऑर्डर है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इवन हाई क्वांटिटी में पैथोजन हमारी बॉडी में होता है, हाई क्वांटिटी ऑफ पैथोजन, मतलब जब भी पैथोजेंस काफी ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में होंगे तो उन्हीं को ही डिटेक्ट किया जा सकता है कन्वेंशनल मेथड से। लो क्वांटिटी ऑफ या फिर कम नंबर में अगर पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रेजेंट है, इन मेथड्स का यूज करके हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हम कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं? rDNA टेक्नोलॉजी, विच इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तीसरा ELISA, इसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। मैं लिख देती हूँ तीनों। इसका मतलब था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पीसीआर का मतलब क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड ELISA का मतलब क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। तो ये मैंने यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स के नाम आप लोगों के सामने लिखे हैं। ये कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल का यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन की प्रेजेंस को, इवन इफ इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी लो अमाउंट। ठीक है, जो कि हम कन्वेंशनल मेथड से पता नहीं लगा पा रहे थे। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल, the nucleic acid which is used to detect any different type, any sort of disorders, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन सभी टेक्निक से आप बहुत ही जल्दी यानी कि अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो, उस समय भी जिस समय वो पैथोजन आपके शरीर में काफी कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। आपकी बुक में पीसीआर के काफी सारे यूजेस दिए हुए हैं, जैसे कि जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स है कैंसर के, सस्पेक्टेड कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी आप इस टेस्ट का यूज करके डिटेक्ट कर सकते हो कैंसर है या नहीं।
ठीक है, एड्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो, या फिर जो बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दीज आर आल्सो डिटेक्टेड यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर के 3 यूजेस क्या पता चले, एड्स को डिटेक्ट करने में, सस्पेक्टेड पेशेंट्स में कैंसर को डिटेक्ट करने में, साथ ही साथ जो बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर म्यूटेशन लिख देती हूँ, म्यूटेशन, उसको भी डिटेक्ट करने में इसका यूज किया जाता है। भाई मैं पीसीआर को डिटेल में नहीं करवा रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, जिसमें आपने पढ़ा था कि पीसीआर का यूज किया जाता है डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के। जब भी हमें किसी डिजायरेबल जीन, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सीक्वेंस है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी होती है, तो हम कौन से टेक्निक का यूज करते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए या फिर जीन के लिए। तो यहाँ पर इसके 3 यूजेस मैंने आपको बता दिए। अब मैं मेनली इस वीडियो में फोकस करने वाली हूँ एलिजा पर, विच इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको एड्स के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, एड्स के डिटेक्शन के, राइट। तो देख लेते हैं जरा किस तरीके से डिटेक्शन किया जाएगा इस मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है। लेट्स सी भाई होता क्या है एड्स। हमें ये पता है एड्स एक ऐसी बीमारी है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको कॉज करवाने के लिए HIV रिस्पॉन्सिबल है। और HIV क्या है, रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस ऐसा वायरस जिसके पास RNA प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो भाई एड्स की फुल फॉर्म सबसे पहले लिख लो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली सिंड्रोम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। इसको कॉज करवाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड इट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस का मतलब है इनके पास RNA प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो देखो अब ये जो HIV है, लेट्स से ये HIV है, इसके पास RNA प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल, इसके पास कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। कौन से एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो एंजाइम जो कि क्या काम करवाते हैं, जो कि RNA को DNA में कन्वर्ट करवा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड इसी वायरस के पास ये जो प्रोटीन कोड था, यानी कि जो कैप्सिड था, उसके अलावा एक और लेयर प्रेजेंट होती है, एक स्पेशलाइज्ड लेयर प्रेजेंट है जिसके पास कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट है इसके पास, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, दीज आर कॉल्ड एंटीजेंस, दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीजेंस। मैं यहाँ पर लेबल कर देती हूँ, ये क्या है भाई, ये एंटीजेंस है और एक्चुअल में इनका कंपोजिशन है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये जो HIV है जिसके पास RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है, एक एंजाइम है विच इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और एक प्रोटीन कोड है जिसको कहते हैं कैप्सिड। सभी वायरस में ऐसे होता है प्रोटीन कोड कैप्सिड। अब उसी के साथ साथ एक एडिशनल लेयर इसके पास प्रेजेंट थी दैट कंटेन्स और कैरीज एंटीजेंस, जो कि किससे बने हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये जो एंटीजेंस है, जैसे ही HIV किसी की बॉडी में जाएगा तो इन एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या बनेगी, उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनेगी। ये तो होता है नॉर्मली, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो जो B और T लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उनके कांटेक्ट में आने पर, उनको एनकाउंटर करने पर एंटीबॉडीज को रिलीज कर देते हैं, है ना। फिर वो उसको किल करेंगे और नॉर्मली हमारी बॉडी की फंक्शनिंग चलेगी। लेकिन भाई साहब इतने चालाक है ये HIV, इतने स्मार्ट है कि इनके पास जो ये एंटीजेंस है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये कवर्ड होते हैं एक नॉन एंटीजेनिक लेयर से, कवर्ड होते हैं एक नॉन एंटीजेनिक लेयर से। और इसी नॉन एंटीजेनिक लेयर की वजह से हमारी बॉडी में जो B और T लिम्फोसाइट्स हैं वो इसको पहचान ही नहीं पाते, उन्हें लगता ही नहीं है कि ये कोई एंटीजन है, और जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे एंटीबॉडीज कैसे बनेंगी, ठीक है।
तो इसकी HIV की हमारी बॉडी में एंट्री होने पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बन जाती है ना, ये प्रोसेस बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए चलता है। वो कब चलेगा देखो, नॉर्मली ये जो HIV है ये एक्ट करता है हमारे टी लिम्फोसाइट्स पे, वो भी कौन से पता है, टी हेल्पर सेल्स। कौन से सेल्स, हेल्पर सेल्स, ठीक है। इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है CD4। तो क्या होगा, जब ये HIV हमारी बॉडी में आएगा तो ये अटैक करने की कोशिश करेगा टी हेल्पर सेल्स के पास। लेट्स से दिस इज अ टी हेल्पर सेल, ठीक है। तो इसके पास CD4 प्रेजेंट था एक स्ट्रक्चर, और HIV के पास क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन्स थे। अब जब HIV इस टी लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो एक ही तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है, अपना जेनेटिक मटेरियल इस टी लिम्फोसाइट के अंदर पहुंचाकर। तो जिस समय उसका जेनेटिक मटेरियल टी लिम्फोसाइट के अंदर एंट्री लेगा तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, यानी कि HIV टी हेल्पर सेल्स के कांटेक्ट में आएगा। और यही वो समय है जिस समय ये टी हेल्पर सेल्स कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के। क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने बोला ये कुछ ही समय के लिए है, जैसे ही उसका जेनेटिक मटेरियल टी लिम्फोसाइट्स के अंदर आएगा, इनका ये जो कनेक्शन था ये फिर से सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो अगर थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज बनी होगी तो इसी समय पर बनी होगी। लेकिन जब इस HIV ने इस टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट कर दिया है, तो आप खुद सोचो भाई, टी लिम्फोसाइट्स यानी कि टी सेल्स बहुत जरूरी है बी लिम्फोसाइट्स के लिए। क्यों, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है पूरी एंटीबॉडीज की आर्मी को बनाना, है ना। तो अगर बी लिम्फोसाइट्स को इनकी मदद नहीं मिलेगी, इनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, और अगर हमारी बॉडी में नहीं बन पाई कोई एंटीबॉडीज तो इम्यून सिस्टम वीक होता रहेगा। तो यही कारण है भाई, इस बीमारी का नाम ही क्या है, इम्यूनो डिफिशियंसी। इसमें इम्यून सिस्टम वीक होता रहता है, उसकी कमी होती रहती है, क्योंकि ये जो HIV है वो टी हेल्पर सेल्स या मैक्रोफेजेस पर अटैक करता है, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता रहता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब एलिसा का यूज कैसे किया जाए, अब एंटीजन एंटीबॉडी पता चल गया, वायरस के पास एंटीजन है और एंटीबॉडी बनेगी उस व्यक्ति के शरीर में जिसके अंदर वो HIV चला गया। तो एलिसा में हम क्या करते हैं, कुछ हमें एक सरफेस की जरूरत है जहां पर हम एंटीजन्स को प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या एंटीबॉडीज आकर उसके साथ कंबाइन कर रही है या नहीं कर रही। देखो, उसके लिए सबसे पहली चीज जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर आधारित है ये एलिसा, क्या सिद्धांत है, कैसे काम करती है, हमेशा याद रखना, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होगा कि हम एक पॉलीस्टीरीन की बनी हुई एक माइक्रोपिपेट लेंगे, एक इसको, ये एक समझ में आ गया आप लोगों को, ये मैं रब कर रही हूँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हम क्या करेंगे, एक लिख देती हूँ मैं पहले, पॉलीस्टाइरीन माइक्रो टाइटर पिपेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी पिपेट्स होती हैं ऐसे कर करके। अब इन पिपेट्स के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जो हमारे पास HIV प्रेजेंट है, जो सैंपल प्रेजेंट है, उसको डालेंगे और वो एड्सॉर्प्शन करता है, वो क्या करता है, सरफेस पर जाकर अटैच हो जाता है ना। तो हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट थे, ग्लाइकोप्रोटीन्स, सबसे पहले हमने इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को जो भी सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया था, एक सरफेस से अटैच कर दिया, और वो सरफेस किसका था, वो इन पिपेट्स का सरफेस था, ठीक है। अब जैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन इनके पास जाएगा तो यहाँ पर सरफेस पर जाकर जुड़ जाता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो सस्पेक्टेड पेशेंट है उसका सीरम लेंगे और उसके सीरम के सॉल्यूशन को जब इन पिपेट्स के अंदर डालेंगे तो अगर थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज वहां पर बनी होंगी, थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज वहां पर बनी होंगी, तो वो एंटीबॉडीज आकर इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगी
और एक एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर इस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो वो एंटीबॉडीज आके इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाएंगी, और इन एंटीबॉडीज की जब अटैचमेंट होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। इसको क्या बोलेंगे भाई? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है इसको फर्दर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक एंजाइम का यूज करना होता है, एंड दैट एंजाइम इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज। और ये जो एंजाइम है हमेशा इसकी खासियत ये है कि वो जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा वहीं जाकर आकर जुड़ेगा, वहीं पर आकर जुड़ जाता है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि वहीं पर आकर अटैच होगा जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक साथ है, यानी कि उनका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब अगर यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स बना है तो उसको विजुअलाइज करना है, देखना है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं विजुअलाइज करने के लिए इन कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम है वो एक अलग ही अपीयरेंस देगा एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स को। एज अ रिजल्ट, जैसे आपने ऑटो रेडियोग्राफी पढ़ा था, जब आप हाइब्रिडाइज्ड डीएनए को स्टडी करते हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? तो अगर यहाँ पर कोई एंटीजन हमने जो डाला था, यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो एंटीबॉडी के साथ अगर जुड़ रहा है, अगर एंजाइम यहाँ पर आकर जुड़ रहा है तो आपने यहाँ पर मतलब पता चल जाएगा कि भैया सच में यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी दोनों है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के शरीर में एचआईवी है ही नहीं, अगर वो एचआईवी नेगेटिव है ना, तो कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, तो वो एंजाइम यहाँ पर आकर नहीं जुड़ेगा। ठीक है? और मैं बता दूं, हर एक स्टेप के बाद आपको थॉरोली क्लीन करना होता है इन माइक्रोटाइटर पपेट्स को, कहीं कोई अनडिजायरेबल प्रोटीन या कोई पार्टिकल्स आकर यहाँ पर ना जुड़ जाए। हम जो टेम्परेचर लेते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस, 44 या 45 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और 30 मिनट्स के लिए रखेंगे। सबसे पहले जब हमने यहाँ पर एंटीजन डाला था, फिर उसके बाद हमने एंटीबॉडीज डाली, सेम टेम्परेचर रखा, 30 मिनट्स के लिए रखा हमने। फिर जब एंजाइम डाला, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो अप टू 56 डिग्री सेल्सियस, और टाइमिंग भी 1 आवर, 2 आवर या फिर 3 आवर तक ले सकते हो। सो ये पूरी टेक्निक है एलिजा, इसका यूज करके हम एचआईवी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है या फिर एचआईवी नेगेटिव है। राइट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम द टॉपिक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो फिर आप कमेंट्स कर देना। ठीक है? So all the very best, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.